हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पेड एग्जाम 2025 में जो संभावना है कि लगभग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का योगदान बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले भाई देखा जाए तो एक दो बार परीक्षा हुई थी तो पीवाई की क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं, है ना। लेकिन अब जब तीन तीन बार परीक्षा हो गई हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपके बन चुके हैं। और आपका सिलेबस भी कोई बहुत भयंकर तो है नहीं कि बहुत बड़ा सिलेबस हो, तो क्वेश्चन भी आपके रिपीट होंगे यहाँ से। इसलिए आपको ये सेकंड शिफ्ट कह सकते हैं, जो आपके 2022 का मॉडल पेपर है उसको आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। इसको हमने पहले सॉल्व भी करा दिया था, है ना। आज इसका रिवीजन आपको करना है। और इसके बाद हमने यहाँ पर 2021 का जो आपकी पीवाई की दोनों आपकी प्रैक्टिस सेट उसको भी सॉल्व करा दिया था। अंकित भाटी सर की जो आपकी बुक है उसके जो पीवाई की क्वेश्चन है उसको भी हमने यहाँ पर करवा दिया है ना। तो सब चीज़ लगभग आपकी यहाँ पर कवर हो गई है। सिलेबस वाली क्लासें जो आपकी हैं वो भी देखो हमने लगभग हर चीज़ दे दिया है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से बिल्कुल तैयार होकर एग्जाम में जाना है, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपको मालूम हो कि बैंकों के लिए राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये कब हुआ था। आपको याद होगा कि सर जी आपके कब हुआ था, तो आपके 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका मतलब इसी के आसपास आपका होना चाहिए, इसी के आसपास होना चाहिए। इसका मतलब आप कहेंगे सर ये जो दिया है बैंकिंग कंपनियां, यानी जो अधिनियम आया था ये सर जी आपका 70 वाले के तहत ही आपका हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट के साथ ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक। तो भैया आपसे जो पूछा गया आपका वही है कि बैंकिंग कंपनियां जो अधिनियम आपका 1970 है, इसी के तहत आपके ऑप्शन आपका ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 1991 में नई आर्थिक नीति जिसे आपका एनईपी कहते हैं, इसके तहत आपका उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपको सिलेबस कवर किया है। सिलेबस में आपको नई आर्थिक नीति 1991 करवा दिया है ना। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो उदारीकरण आपका है और आपका निजीकरण है। हमने कहा सर ये आपकी जो आपके 1991 है ये आपका एलपीजी आपका मॉडल है। एलपीजी में यहाँ पर देखा जाए तो सर जी एक शब्द आता है वैश्वीकरण। क्या आता है? वैश्वीकरण। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, सी नंबर हो जाएगा कि जो नई आर्थिक नीति आई थी उसमें आपका देखो उदारीकरण और आपके निजीकरण साथ में आपके वैश्वीकरण पर यहाँ पर फोकस किया गया था। यानी आपका जो आंसर आ गया है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है यहाँ पर हमने कहा सर जी 3 शाखाएं थी, यानी जो आपकी एनईपी थी। एनईपी की बात करते हैं तो 2-3 पॉइंट आपको पढ़ना है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री पूछे तो आपको मनमोहन सिंह बताना है। सर जी याद रखना इसके 3 शाखा, एक तो आपका उदारीकरण, दूसरा आपका निजीकरण और तीसरा आपका भूमंडलीकरण था, है ना। यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण कहते हैं। तो सर जी इस नीति के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का जो प्राथमिक परिणाम था वो आपका वैश्वीकरण था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो साथ ही ये बताना है कि किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। तो हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जानते हैं? एमएस स्वामीनाथन को जानते हैं। यानी सर जी ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नमस्ते, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, सभी का स्वागत है। देखो यहाँ पर देखा जाए जो आपके वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन, 2023 में इनका निधन हो चुका है। याद रखिए भारत में हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं। गेहूं उत्पादन में वृद्धि द्वारा भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर आपसे पूछे सर जी विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। सर जी वर्गीज कुरियन कौन है, तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए जो आपका डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस संविधान से आपके प्रेरित हैं। यानी जो आपके लिए गए हैं सर जी कहाँ से लिए गए हैं, जो डीपीएसपी है कहाँ से लिया गया है। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर 4 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि सर जी यूएसए से क्या लिया गया है, मूल अधिकार यूएसए से है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी यूएसए से है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह भी आपके कहाँ से, यूएसए से है। सर जी फ्रांस से क्या लिया गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं, या देखिए समता और बंधुता के जो आदर्श देखने को मिलते हैं वो आपकी फ्रांस की क्रांति से है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, कह रहे सर जी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। चलिए यहाँ पर देना आपका आंसर क्या है, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है। जब जागो तभी सवेरा, है ना, लेट कोई नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा। जब से पढ़ने लगो, एग्जाम के समय ना कोई रात होती, ना कोई दिन होता है, ना कोई क्लास होती है, ना कोई टाइम टेबल होता है। जब नींद आए तो सो जाना चाहिए और जहां नींद खुले तहां पर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, है ना। ये होता है एग्जाम के समय का दिन और रात। तो सर जी हमने कहा अनुच्छेद 19 में से आपका अधिकार शामिल है कौन है, यहाँ पर 5 नंबर दिया है। और 5 की बात करते हैं तो हमने कहा सर इसमें वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त स्वतंत्रता, यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में आपको अधिकार दिया गया है। सर जी का आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो आपका 19 है उसमें सर जी कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इनको याद रखना क्रम से। पहला सर जी यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता है, दूसरा शांतिपूर्वक जो आपका सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है,
तीसरा आपका संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। चौथे में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आबाद संचरण यानी घूमने की स्वतंत्रता होती है। किसी भी भाग में यहाँ पर रहने की स्वतंत्रता, निवास करने की है। और कोई ऐसी वृत्ति आपकी आजीविका जो व्यापार करने की है, लेकिन ऐसा वो आपका जो व्यापार होना चाहिए इलीगल नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप कहेंगे सब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है जी भारत में जो संसदीय प्रणाली है ये कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती देना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर है और आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है। ये सर जी आपका संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति, देखो यहाँ पर दिया गया है विधानमंडल, फिर जनता है, फिर न्यायपालिका है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो आपकी होगी इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी जो आपका विधानमंडल आपका दिया गया है वो राइट इनमें से हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे। जनता में तो आपका नहीं भाई, जनता कोई मतलब ही नहीं होता है, जनता में आपका थोड़ा हो जाएगा, जनता में थोड़ा आपका हो जाएगा। यानी अगर संसदीय प्रणाली दी गई है, संसदीय प्रणाली में आप कहेंगे कि भारत में जैसे आपका संसदीय प्रणाली है और लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, ये भी तो आपकी संसदीय प्रणाली आपकी होगी। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा ए नंबर इसमें राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता आपकी नहीं है। मुख्य विशेषता नहीं है सर जी, यहाँ पर देना है मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया है लिखित और विस्तृत संविधान है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। सर जी यहाँ पर दिया गया एकल नागरिकता, आप कहेंगे बिल्कुल सही दिया गया है। फिर कह रहे हैं सर जी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी आपका सही दिया है। तो एक ही ऑप्शन में चला है द्विस्तरीय सरकार, तो द्विस्तरीय सरकार तो हम कहेंगे नहीं, यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी पॉइंट आपके यहाँ पर आपका दिया गया है, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका दी गई है, एकल नागरिकता है, वयस्क मताधिकार है, त्रिस्तरीय सरकार यानी केंद्र राज्य और स्थानीय स्थिर प्रकार के स्थानीय सरकार आपकी हो जाएंगे, त्रिस्तरीय सरकार है, और धनपेक्ष आपका राज्य हो जाएगा। ठीक है ना। एक दिया गया है कि द्विसदनीय जो आपका सरकार है संविधान के उद्देश्य का यानी कि मुख्य विशेषता नहीं है। यानी जो 73 और 74 के तहत आपको कहा गया था जो स्थानीय शासन है ये आपके त्रिस्तरीय में था, जो कि आपका जवाब हो गया है। क्वेश्चन दिया गया है एक हार्स पावर बराबर कितने वाट के होता है। एक हार्स पावर बराबर कितने वाट के पूछा गया है। तो हमने कहा एक हार्स पावर बराबर होता है कितना होता है 700 कितना होता है 46, और 746 सर जी क्या होता है, तो आगे 746 होता है वाट। क्या होता है सर जी 746 जो होता है ये वाट होता है, यानी ऑप्शन आपका ये नंबर है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा 8 का ए हो जाएगा। यानी देखा जाए हार्स पावर किसी भी मशीन या इंजन की शक्ति को मापता है, याद रखना है। हाँ डाल देंगे है ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। कह रहे हैं किसी भी मशीन या इंजन की जो शक्ति मापते हैं ना वाट में ही मापते हैं, इस बात को याद रखना है। 1 HP बराबर होता है 746 वाट होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए हार्स पावर शब्द का जो प्रयोग है प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स वाट ने किया था, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, अब आपको क्वेश्चन को समझना है, जवाब देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया में हमने बताया था कि कोई नया उत्पाद बनकर तैयार होता है, यानी जो चीज आपके सामने था उसका रूप परिवर्तन होगा, लेकिन वो क्या होगा अब दोबारा आपको वैसे नहीं आ सकती है। यानी जैसे कोयले को जला दिया जाए तो कोयला आपका दोबारा से नहीं बन सकता है। भोजन अगर पच जाएगा तो भोजन आपका वैसे नहीं बन सकता है। यहाँ पर कागज का जल गया है तो कागज नहीं बन सकता है, लेकिन अगर पानी भाप में बन गया है तो भाप तुरंत पानी में बदल सकता है। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा सर, ये आपकी भौतिक प्रक्रिया है। और हमने कहा था भौतिक प्रक्रिया में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है ना, कोई नया उत्पाद नहीं बनेगा। पानी का भाप बनेगा, भाप का पानी बनेगा, लेकिन सर जी कोयले को जलाने के बाद कोई नया चीज बनेगा नहीं बनेगा, वो बनेगा तो वापस नहीं आ सकता, अपनी स्थिति में नहीं आ पाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, याद रखना है। तो ये आपका जो ऑप्शन है आपका डी, ये भौतिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया है पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग होता है। ये जो पायरिया रोग आपका है ये किसका रोग होता है, तो पायरिया रोग लगता है मसूड़ों में। सर जी कहां पर लगता है, मसूड़ों में लगता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सर जी जो आपका जिसे मसूड़ों है स्नायुबद्ध हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, यह जीवाणु संक्रामक है जो पायरिया वायरस नामक जीवाणु के द्वारा आपका होता है। ये जो पायरिया आपका एक प्रकार से क्या होता है, एक पायरिया ओरिवालिस नामक आपका जीवाणु के द्वारा होता है। नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है। क्वेश्चन देखो आपका दिया गया है कि फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। यानी सर जी 10 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर फ्लोएम, यानी फ्लोएम एक ऊतक है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। देखिए आप लोगों के जवाब भी तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। हमने कहा सर जी ऊतक, ये जो आपका फ्लोएम होता है किसमें, हमने कहा सर जो पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं पौधे में पानी को जमीन से ले जाने का कार्य होता है वो फ्लोएम का होता है। यानी जमीन से पानी को ले जाना, खनिज लवणों को ले जाना, ये सभी फ्लोएम का काम होता है। ये सब पौधे का है। याद रखिए जैसे आपका कोई पौधा है तो इसमें जो आपकी शाखाएं होती हैं इससे क्या होता है, पानी जाता है और इसके बाद देखा जाए तो सजी आपका जो कह सकते हैं पानी के साथ खनिज लवण होते हैं, ये फ्लोएम आपका क्या है, एक पौधे का आपका है, यानी इसका एक ऊतक होता है। यानी आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। क्वेश्चन को दिया गया है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की आपकी है।
यानी भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तर में आपकी बटी हुई है, तो आप कहेंगे सर ये बटी है आपकी 3 स्तर में, और 3 स्तर दिया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर जी आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है वही शब्द है जो आपका जाइलम है, एदा है, वही सब कुछ आपका है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए हमने कहा सर जी वो 3 आपके क्या है, ग्राम पंचायत, इसके बाद सर जी आपको मंडल खंड या तालुका होता है, इसके बाद जिला स्तर होता है। इन तीनों स्तरों का जो चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा होता है। प्रत्येक पंचायती निकाय 5 वर्ष का होता है, याद रखना है। यानी इतने इनके जो आपके लोग होते हैं उनका चुनाव सीधा जनता करती है, याद रखिए। 3 स्तर आपके ऐसे हैं जिनका सीधा जनता चुनाव करती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। यानी सर जी अगर हम बात करते हैं, है ना, क्या है, हमने कहा सर एसिड कार बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है कौन करते हैं, आपके घर में बैटरी है ना, बैटरी है ना, उसमें पानी डालते हैं, लिक्विड वाला डालते हैं ना, तो हमने कहा सर जी आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी सर जो आपका H2S4 होता है वो सर जी बैटरी में आपका होता है। क्लियर है, हर महादेव, नमस्ते, जय हिंद। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्वेत और श्वेत का अर्थ इनमें से क्या होता है। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है बताना है। चलिए हमने कहा सर जी श्वेत मतलब सफेद होता है और श्वेत मतलब पसीना होता है, यानी सर 19 नंबर दिया है, 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर जी यहाँ पर सफेद और पसीना, यानी ऑप्शन आपका सी के साथ है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है हिंदी की क्लास हम आपको कराएंगे, है ना, यानी हिंदी की हम आपको क्लास कराएंगे, क्योंकि हिंदी के टीचर तो हम तो कराएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। हिंदी हमारे यहाँ पर 12 मासी चलती है, प्रैक्टिस एक होता ही होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है ना, खाक में मिलना, क्या है खाक में मिलना, यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, खाक में मिलना, यानी सब कुछ नष्ट हो जाना, यानी जो आपका अहंकार होता है भैया क्या होता है, खाक में मिल ही जाता है, यानी सर जी आप कहेंगे सब कुछ नष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर आपका ए के साथ है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी अनिल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अनिल का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन है, चलिए बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 21 नंबर दिया है, अनिल का पर्यायवाची जो आपका दिया है 21 नंबर में, वो राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पर जवाब हो जाएगा अनिल। अनिल मतलब आपका हवा होता है या पवन होता है, यानी आप कहेंगे ऑप्शन आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। देखो नील मतलब होता है खत्म, जो आपको दिखाई ना दे, तो पवन दिखाई नहीं देती है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और भैया यहाँ पर हवा के पर्यायवाची जितने भी आपको दिए है ना उनको रट लीजिएगा, बाकी पावस जो आपका दिया है उसको भी यहाँ पर देख लीजिएगा। यानी सर यहाँ पर आपसे कह रहा है अनिल के पर्यायवाची वायु, समीर, मारुत, वात होते हैं, है ना, ये आपके हो गए हैं। अग्नि का पावस भी होता है ना, शब्द वर्षा का पर्यायवाची है, यानी समझ गए होंगे कि अनल सजी अग्नि है और पावस आपकी वर्षा का है, पावस वर्षा का है। गुप्त का विलोम क्या होता है, हमने कहा सजी गुप्त दिया गया है, तो गुप्त का क्या हो सकता है 22 नंबर में, तो गुप्त का होता है प्रकट करना, यानी यहाँ पर देखा जाए 22 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया और आपसे कह रहा है सद्भावना शब्द का संविच्छेद आपको कहना है, यानी सद्भावना शब्द का संविच्छेद पूछा गया है। हमने कहा सद्भावना का हो जाएगा क्या, सत्य धन भावना, क्या बनेगा, सत्य धन भावना, और सत्य धन भावना जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यानी जैसे आपका पॉइंट होता है सजी सत्य, जैसे सद्धर्म हो गया, सद्धर्म हो गया, भगवत धन भजन, भगवत भजन हो जाएगा, यानी यहाँ पर दा का परिवर्तन ता में आपका होता है, जैसे जगत गुरु है, जगत गुरु हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 43 है, और सही जवाब का इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भैया 43 नंबर दिया है, हमने कहा सजी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है और ये साझा करता है, ये किसके साथ करता है, जवाब सबके आ गए हैं, हमने कहा सर बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। हमने कहा सजी यहाँ पर देखिए भारत चीन के साथ इतनी सीमा आपकी है ना, लेकिन अगर बात करते हैं जो बांग्लादेश वाला, बांग्लादेश की सीमा आपकी 4096 आपकी लगभग आपकी है, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। सर इजराइल की राजधानी पूछा गया है, और इजराइल की राजधानी पूछा है, तो हमने कहा सर इसका आंसर इनमें से होगा क्या, तो आप नोट कर लीजिएगा। सर जी 44 नंबर दिया गया है, और यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 44 में, और राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जेरूसलम। क्या होता है सर, येरूशलम, जिसे जेरूसलम कहते हैं, यानी आपका जो आंसर बनेगा सर वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, जेरूसलम हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। बाकी यहाँ पर देखो इराक की बगदाद होती है, आयरलैंड की आपकी डबलिन होती है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे क्या दिया गया है, यहाँ पर जवाब देना है, नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है। कह रहे सर जी कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, यानी जो कर्मयोगी पोर्टल आपका है इसका उद्देश्य पूछा गया है। सर इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो इसका उद्देश्य रहा है भैया कि लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि की जाएगी। जो डाक कर्मयोगी पोर्टल आया गया था इसका काम था कि लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि, यानी ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। लेकिन सर जी हमको नहीं लगता है कि डाक विभाग में ऐसी कोई भर्ती आपकी आई होगी, 4 लाख के लिए तो बोल दिया गया है, लेकिन सर जी ऐसा कोई हुआ नहीं है, है ना। यहाँ पर देखा जाए सर जी 2022 की ये बात आपका है, 2022 में आपका ये पोर्टल आया गया था, लेकिन भैया 4 लाख लोगों क्या हमको लगता है 4000 वैकेंसी नहीं आई होगी। आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य में विधान परिषद है, किस राज्य में विधान परिषद है, ये पूछा गया है। तो भैया जब पूछा गया है तो आप लोग बता सकते हैं कि ये कहां पर आपकी है। यहाँ पर देखो कर्नाटक में आपकी है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद आपका है, जो कि आर्टिकल नंबर 169 के तहत आपका है राज्यसभा, यानी विधानसभा के अतिरिक्त विधान परिषद भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर याद रखिए कर्नाटक में आपका इनमें से ऑप्शन में राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हमने
हमने आपको सॉल्व भी कराया था भारतीय वायुसेना दिवस। और भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाते हैं सर जी कब मनाते हैं, यहाँ पर आप कहेंगे सर ये तो मनाते हैं आपके 8 अक्टूबर को। क्यों मनाते हैं भैया, 8 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को मनाता है। इसी दिन 1932 को भारतीय वायुसेना दिनों की स्थापना हुई थी, जो कि रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से हुई थी। यानी जो वायुसेना है इसका पहले नाम क्या था, तो रॉयल इंडियन एयर फोर्स का नाम था। ये 1932 में जिसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो सब लोग भैया सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे। देखो हमने कहा सर भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये कर्नाटक का जो कुर्ग है, यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर अर्तार्ग है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन ए नंबर होगा या मसूरी होगा भैया, बताइएगा इसका जो आपका आंसर बनेगा। इनमें से राइट क्या हो जाएगा बताना है। भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। अच्छा, भारत का स्कॉटलैंड, देखो यहाँ पर दिया गया है स्कॉटलैंड दिया गया है, भारत का थाईलैंड वगैरह नहीं कहा गया है। तो ये आपका कुर्ग ही है, याद रखना है। ये जो भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है ये कुर्ग को ही कहा जाता है। स्कॉटलैंड कहा है, भारत का स्विट्जरलैंड नहीं कहा, जो आप लोग स्विट्जरलैंड में पहुंच जाओ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुर्ग, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कर्नाटक राज्य में कुर्ग जो आता है, ये भारत का स्कॉटलैंड और कर्नाटक का कश्मीर कहते हैं। यानी देखिएगा कर्नाटक का कश्मीर किसे कहते हैं, तो आके कुर्ग को ही यहाँ पर कहा जाता है। यह स्थान दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कावेरी का उद्गम स्थान भी आपका है ना, ये उद्गम स्थान भी है जो आपकी कावेरी नदी निकलती है, यहीं से निकलती है। मथुरा कला से जो आपका स्टेसलिंग की जो पारंपरिक कला है वो आपकी कैसी, यानी 49 की बात करते हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपका सी हो जाएगा सांझी। यानी आप कहेंगे सर जी यहाँ पर सांझी जो आपका है सांझी कला मथुरा स्टेसलिंग की ये पारंपरिक कला है, ये सांझी ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी सांझी मतलब होता है सर जी रंगोली बनाने की विधि है ना। सांझी कला मथुरा की पारंपरिक कला है और ये स्टेंसिल यानी रंगोली बनाने की एक आपकी विधि आपकी कला है, अति सुंदर डिजाइन होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखो दिया गया है भगवान कृष्ण के मंदिरों में रंगोली बनाने का इस्तेमाल किया जाता है, तो यही आपकी है। आज आप देखेंगे जाके वहां पर राधा जी का जन्मदिन है और वहां पर देखेंगे तो आज बिल्कुल से है ना, बिल्कुल सजा होगा ऐसे रंगोली से। कह रहे हैं सर जी 2014 में बनाया गया जो आपका भारत का 29वां राज्य था कौन था, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका तेलंगाना था। तेलंगाना सर जी ऑप्शन आपका ये नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्तमान में देखा जाए भारत में 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये जो लिखा है सर जी किसने लिखा है, ये जो लिखा है वो किसने लिखा है, 51 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर ये लिखे कौन थे, तुरंत दिया गया है। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी, यानी यहाँ पर ये गांधी जी की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। यानी इनकी सर जी क्या है, ये आत्मकथा है। इन्होंने अपने बचपन से लेकर आपके 19 से 21 तक अपने जीवन का जो वर्णन मिलता है वो इसी में मिलता है, याद रखना है। बाकी यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनकी जो रचना आपकी है सत्यार्थ प्रकाश है। जवाहरलाल नेहरू की आपकी कौन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। यानी आप कहेंगे ग्रीन हाउस गैस जो आपकी है ना भैया, जो आपकी ओजोन गैस आपकी है, ओजोन गैस किसको अवशोषित करती है, तो सर जी आप कहेंगे ये औरक्त किरणें हैं। यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो औरक्त किरणें आपकी होती हैं। तो यहाँ पर याद रखना इसका आंसर आपको देना है औरक्त किरणें होती हैं। क्या होती है सर, औरक्त होती हैं, ना कि पराबैंगनी किरणें कहना है आपको, बताना है औरक्त विकिरण आपकी होती हैं। यानी ग्रीन हाउस गैसों में देखा जाए तो आपका मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पृथ्वी के अधिकांश औरक्त किरण की दीर्घ तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेते हैं। वॉलीबॉल दिया गया कि किस देश का राष्ट्रीय खेल है, यहाँ पर देखो वॉलीबॉल जो दिया गया है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। यानी सर जी यहाँ की अगर बात करते हैं 53 नंबर में, तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका नेपाल का है। यानी ऑप्शन आपका भी हो जाएगा नेपाल का। हमने एक बात बताया था कि 2017 को आधिकारिक रूप से वॉलीबॉल को नेपाल का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। इससे पहले डांडी बियो नेपाल का राष्ट्रीय खेल था, इसके पहले डांडी बियो था, यानी जिसको किक बॉल कहते हैं। लेकिन अब वर्तमान में क्या है आपका आंसर, ये वॉलीबॉल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर अगला क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन दिया गया है बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ये कहां पर प्राप्ति हुई थी, ये पूछा गया है। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सजी किस नदी के तट पर पूछा गया है, यहाँ पर आंसर आपको देना है। हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के तट पर हुई थी। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा निरंजना नदी। कौन है, निरंजना नदी है। यानी जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर जी, डी नंबर के साथ हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। क्लियर है ना। चलिए आज क्लास रुक रही है, चलिए अब सही हो गई होगी। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, हमने कहा सर उससे पहले कुछ पॉइंट आपके हैं। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष यानी जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, इसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख माह पूर्णिमा को बुद्ध को ज्ञान है ना जन्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए प्रत्येक वर्ष बुद्ध पूर्णिमा नामक आपको मनाते हैं। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके बोधि वृक्ष को कटवाया किसने था, शशांक ने। किसने, शशांक ने। यानी जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी उस वृक्ष को शशांक जो आपके बंगाल का शासक था उसने यहाँ पर कटवा दिया है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका सही आपसे दिया गया है, कह रहा है 85 नंबर में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी।
यहाँ पर देखा जाए आपका 85 नंबर है, यहाँ पर 85 नंबर दिया है, तो हमने कहा सर ये 85 को जवाब सुना रहा है, काफी लोग दे रहे हैं, हमने कहा सर ये आपका जो आंसर है वो आपका होगा क्या। यहाँ पर ये नंबर है आपका कन्नौज हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा कन्नौज हो जाएगा। यानी आप जानते हैं कि हर्षवर्धन आपके 606 से बैठा था और 647 तक आपके शासन किया था। यहाँ पर इसकी राजधानी कन्नौज से स्थानांतरित करके आपके थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज ले आए थे। दोस्तों याद रखना है, यानी अगर हर्षवर्धन जो पूछे हर्षवर्धन के बारे में तो याद रखना हर्षवर्धन पुष्यभूत राजवंश से संबंधित था। इसका साम्राज्य पंजाब से लेकर उत्तरी उड़ीसा और हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक फैला था, काफी बड़ा साम्राज्य था। तभी तो कल एक क्वेश्चन मिला था ना, हर्षवर्धन ने जो आपका दान किया था उड़ीसा में भी आपका 80 गांवों को दान किया था, 80 गांवों को दान किया था, है ना। ये आपने उड़ीसा भी पढ़ा होगा, इसलिए क्योंकि इसके अधिकार में आता था। उधर पंजाब से लेकर उत्तरी उड़ीसा तक भी आपका है, यहाँ पर हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक आपका इसका साम्राज्य फैला था, जो आपका कौन था, हर्षवर्धन। क्वेश्चन आपका दिया गया निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत थी छापामार या गुरिल्ला नीति थी। यानी छापा नीति या गुरिल्ला नीति जो आपकी थी वो किसकी है, यहाँ पर कहेंगे सर ये तो आपकी मराठा की थी, यानी आपका आंसर हो जाएगा मराठा। ये हमने आपको हिस्ट्री में पढ़ा दिया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सॉरी, छापामार युद्ध इसी को हम बोलते हैं या रणनीति या कह सकते हैं इसको गुरिल्ला नीति कहा जाता है, ये मराठा सैनिकों की अपनाई गई थी, है ना। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी जो आपकी नृत्य थी ये कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 87 नंबर दिया है, 87 का ऑप्शन डी हो जाएगा। मोम लोपी हुई जो आपकी ढलाई है, यानी कास्टिंग विधि आपकी थी, कास्टिंग यानी ढलाई की विधि से बनाई गई थी, और मोम से आपकी जो मोम की विधि से आपकी थी कास्टिंग कहते हैं। ऑप्शन डी के साथ आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। इस तकनीकी में सर्वप्रथम मोम की जो प्रतिमा है बनाई जाती थी, जिस पर चिकनी मिट्टी चढ़ाकर सुखाया जाता था। इसके पश्चात मोम पिघलाकर चिकनी मिट्टी के सांचे में पिघली धातु भर दी जाती थी, जो ठोस बनने के बाद कांस्य प्रतिमा का रूप ले लेती थी। क्वेश्चन देखो दिया है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता जो आपके थे इनमें से कौन थे। जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात किया, पूर्ण स्वराज की जो बात किया सबसे पहले सर जी वो किसने किया था। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी जब ऑप्शन में दिया जाए हसरत मोहानी, तो आपको जवाब हसरत मोहानी देना है, क्योंकि सर जी ऑप्शन आपका डी दिया गया हसरत मोहानी। याद रखना है कि 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के प्रसिद्ध शायर स्वतंत्रता सेनानी हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, है ना। तो बाद में बोलते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद नारा का जो प्रचलित कर दिया था वो बात दूसरी है, लेकिन स्टार्टिंग जो आपके हसरत मोहानी ने ही यहाँ पर किया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। सर जी स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण जो आपका बनता है वो आपका है क्या। तो भैया यहाँ पर देखो दिया है कलकत्ता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय लिया गया था वो सर 1905 में लिया गया था, और यही कहीं ना कहीं देखा जाए ये स्वदेशी आंदोलन का एक कारण बन गया था। ऑप्शन आपका सी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन जो है 90 में ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। यानी यहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने कौन सी भाषा को अपनाना चाह रहे थे, यानी कौन सी भाषा को चाहते थे, तो सर इनमें से अंग्रेजी भाषा चाहते थे। ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण जो आपका इनमें से कौन है। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसमें कह रहा है जो अधिकार है उदाहरण आपका किसका है। तो 1935 में कौन सी घटना आपकी घटित हुई थी। 1935 में घटना थी कि जो प्रांतीय सरकारों द्वारा गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त हो गई थी, प्रांतीय सरकारों द्वारा गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां हो गई थी। यानी सर जी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर के साथ है, राइट हो जाएगा। और आपके केंद्र में द्वैध शासन आपका शुरुआत हो गया था, प्रांतों में स्वायत्ता मिल गई थी, यानी स्वतंत्रता मिल चुकी थी। स्वायत्ता मतलब होता है स्वतंत्रता, तो आप कहेंगे सर 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, लेकिन 1935 में हटा दिया गया, तो स्वायत्ता प्रदान कर दी गई। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपकी की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो सजी किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखना है ये आपके सुभाष चंद्र बोस है। कौन है, सुभाष चंद्र बोस है, इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस की त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष से इस्तीफा देने के बाद 22 जुलाई 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि श्रमिकों, किसानों और युवाओं और अन्य संगठनों के साथ समर्थन से भारत को स्वतंत्र कराना था। ये इनका लक्ष्य हो गया था। क्वेश्चन देखो अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने कि महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। यानी जो खिलाफत मुद्दा आया था वो खिलाफत मुद्दा आया था, ये गांधी जी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो भैया यहाँ पर मेन कारण आपका बनता है यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच अधिक एकता लाने के लिए। यानी खिलाफत मुद्दा उठाने में महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण यह था कि ये चाहते थे जो आपके हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये एक रहें, अलग अलग ना रहें, ये एक में रहें। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है यहाँ पर देना है। सर जी खिलाफत समिति का अगर पूछे गठन तो आपके 19 में हुआ था, है ना। और सर जी यहाँ पर दिखा भारत में बड़ी जन आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे, ये आपके 19 वाले में आपका था। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सबकी सहमति से असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। यानी याद रखना है जो सही सबकी सहमति मिली थी कब, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में, और असहयोग आंदोलन के साथ जो खिलाफत आंदोलन शुरू करने का निर्णय ये आपको यही मिला था 1920 वाले अधिवेशन से, और इसकी शुरुआत आपके 1921 में यहाँ पर हो गई थी। याद रखना है भारत के निम्नलिखित किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है।
तो सर जी यहाँ पर याद रखना है, ये आपका है थार मरुस्थल। यानी मरुस्थल एक ऐसी जगह होती है जहां पर थोड़ा सा गर्मी आती है तो गर्म होता है, थोड़ी भी सर्दी लगे तो भैया वो ठंडा हो जाता है ना। आपके घर में जैसे टीन होती है ना, टीन की जो आपके घरे होते हैं, तो उसको देखिए सर्दियों में बड़ी सर्दी लगेगी और गर्मियों में बड़ी गर्मी लगेगी। जैसे ही शाम होगी वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, लेकिन रात में ठंडा आने लगेगी, दिन में बहुत गर्म आएगी। तो वैसे आपके मरुस्थल होते हैं बिल्कुल कि बालू के होते हैं, जैसे आपका धूप लगेगी गर्म हो जाते हैं, और जैसे ठंडा मौसम आएगा ये ठंडा हो जाते हैं। तो यानी कि राजस्थान के थार मरुस्थल के रात दिन के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक भी हो सकता है, और रात का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम हो सकता है, इसलिए याद रखना है। क्लियर है? यानी यहाँ का जो तापमान है जितनी जल्दी बढ़ता है उतनी जल्दी क्या होता है, कम भी हो जाता है। क्वेश्चन देखो दिया है, विश्व को कितने टाइम जोनों में विभाजित किया गया है? ये हमने बताया था 24 टाइम जोनों में, है ना। जीएस में जो क्लास पढ़ाया था सजी 24 का टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। ये जो आपका आंसर है आपका सजी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारत का जो मानक समय है 82.5 है, और याद रखना 82.5 ये टाइम जोन है, और ये भारत के मिर्जापुर से गुजरता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा क्या, तो इलाहाबाद के नैनी से मिल सकता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है तो भैया प्रवसन ये भी आपका है, जन्म भी आपका है, मृत्यु भी है, रुग्णता नहीं है। याद रखिए, नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है कि रुग्णता जो जनसंख्या परिवर्तन का घटक है यहाँ पर नहीं होता है। तो सजी जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, एक तो जन्म होता है, एक मृत्यु होता है, एक प्रवास होता है। तो हमने कहा सजी रुग्णता जनसंख्या परिवर्तन का घटक आपका नहीं होता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर कि जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र समय की किसी भी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो यहाँ पर रुग्णता शब्द जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। कैसे ही लक्षद्वीप की जो राजधानी आपकी इनमें से कौन है? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, कवरत्ती हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है, लगभग आपका इतना क्षेत्रफल आपका है। आइजोल देखा जाए तो मिजोरम की आपकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है स्थिरता के साथ विकास का जो उद्देश्य है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है? तो सर 98 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये चौथी पंचवर्षीय योजना था, जिसमें कहा था स्थिरता के साथ मतलब आराम से, है ना, आराम से विकास करना है। ये चौथी आपका है, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो गया। पहली पंचवर्षीय योजना में खेती बाड़ी पर किया गया फोकस, दूसरे में कंपनियों पर फोकस किया गया था, तीसरों में पानी और बांध और कंपनी किया गया, लेकिन चौथी में कहा गया स्थिरता के साथ विकास, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया है, निम्नलिखित किसमें व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय आपके शामिल हैं? यानी 99 की बात कर लेते हैं सर जी। कह रहा है सर जी किसमें व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व, यानी व्यक्तियों का स्वामित्व, यानी कोई व्यक्ति अगर होता है वो निजी क्षेत्र होता है। किसी व्यक्ति का अगर पर्सनल कोई काम हो रहा है, यानी व्यक्ति और व्यक्ति के समूह के बीच आपकी बात हो रही है, वो निजी क्षेत्र होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। निजी क्षेत्र में व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह होता है जो अपना पैसा लगाता है और इसके बाद अपना काम शुरू करता है। यहाँ पर देखा जाए सर जी अगला पॉइंट दिया है, उस जंगल का नाम बताइएगा जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से जानते हैं वो किसको जाना जाता है? सर जी इसका जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है? यहाँ पर जवाब देना है तो हमने कहा सर ये आपका कौन सा है? ये आपका है अमेजन वर्षा वन है, अमेजन वर्षा वन है, ऑप्शन सी बनेगा। दोस्तों याद रखिए अमेजन वर्षा से लगभग भारत में पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन जो आपको मिलता है यहीं से मिलता है। पूरे विश्व का जो आपका ऑक्सीजन मिलता है वो यहीं से मिलता है, और पूरे विश्व के लगभग 30 से 35% जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका शोषण जो आपके करते हैं ना, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो भैया लगभग 30 से 35% कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ के जो पौधे होते हैं वो सोख लेते हैं, है ना, और आप लोगों को लगभग 20% से ज्यादा ही ऑक्सीजन यहाँ पर दे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन जाएगा? क्या सर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दे सकते हैं कि सर यह पृथ्वी पर ज्ञात प्रजातियों में से 10% प्रजातियों का निवास स्थल है। यानी आपकी पृथ्वी पर देखा जाए तो अगर इतनी प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों में लगभग 10% ऐसी प्रजाति हैं जो आपके यहाँ के जंगलों में रहती है। सर जी विश्व के कुल वर्षा वनों का लगभग आधा भाग अमेजन वर्षा में है। यानी कुल वर्षा वन जितने भी पूरे विश्व मिलेंगे उसका लगभग आधा भाग अमेजन वर्षा में है। पूरा विश्व एक तरफ है और अमेजन के वर्षा वन एक तरफ सर जी हो गए। इस प्रकार से क्लास क्या होती है, कंप्लीट होती है। और सर आपने देखा 2022 का पेपर ऐसा आपका था, यानी आप देखेंगे कि पेपर काफी अच्छा रहा है। 2021 का जो आपका पेपर आया वो आपका सरल था, है ना, सरल था। लेकिन 2022 का पेपर जो आपका रहा है वो लगभग आपका 21 की तुलना में क्या रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन रहा है ना। शिफ्ट की बात हो जाती है, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट फर्स्ट की बात हो जाती है। कभी शिफ्ट फर्स्ट में आपको पेपर सरल मिल जाते हैं, कभी शिफ्ट में आपको कठिन मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने बताया है कि जो आपका लेवल रहेगा वो ये लेवल आपका रहने वाला है। यानी आपको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखो कराया भी है। प्रीवियस ईयर यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट जो आपका है 2022 भी आपको कराएंगे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है। पीडीएफ ये जो आपकी है टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।